आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ फोटोग्राफी में, रेसलिंग में, पहलवानी में, एस्ट्रोलॉजी में अपनी बात को कहना यानी स्टोरी टेलिंग करना, मोटिवेटर की तरह से स्टूडेंट्स को समझाना, राजनीति, स्पीकर, कितने ही आयाम, कितने ही तरह से एक प्रोफाइल परफेक्शन को टच कर सकती है और हर जगह सक्सेसफुल हो सकती है। ऐसी ही एक प्रोफाइल आज हमारे साथ हैं अश्वनी त्यागी जी। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। और बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लग रहा है ये देखते हुए कि एक क्रिएटिव प्रोफाइल कहाँ से शुरू हो सकता है, पहलवानी से, स्पोर्ट्स से, और कहाँ राजनीति तक, और एस्ट्रोलॉजी खासकर ये। और जिस पर्सपेक्टिव को आज हम आपसे समझना चाह रहे हैं वो ये कि फोटोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन सभी का जो एक कोर सब्जेक्ट, जो कोर एक जो बांध रहा है इसे, वो लाइट है, जैसा हमारा डिस्कशन हुआ। आज हम इसी पे आपसे समझेंगे और जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को, आने वाली क्रिएटिव जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, युवा भारत है, जो कि भविष्य में इस तरह के प्रोफाइल को एस्पायर करती है, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। जितना आप शांत रहते हो उतना आपकी ग्रोथ होती है। अब आप देखोगे जितनी भी मतलब फसल होती है ना, जैसे ककड़ी हुई, घिया हुआ, तोरी हुई, ये सब रात में बढ़ती हैं। दिन भर ये चुपचाप पड़े रहते हैं। रात में अगर ककड़ी के खेत में चले जाओगे तो आवाज आएगी, करड़ करड़ लगेगा, पता नहीं कौन चल रहा है, ठीक है ना। वो रात में बढ़ती है। जब शांति होती है चारों तरफ, तो आदमी का दिमाग भी ककड़ी की तरह ही है, तो वो भी तभी बढ़ता है, तभी उसमें ख्याल आते हैं। लेकिन शांत करना पड़ता है आपको अपने। तो आप देखोगे हमारी परंपरा में भी जो है, लोग शांत रहने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप करते क्या हो, आप दूसरे को कहते शांत हो जाओ। शांत होगे तो समझ आएगा। तो शांति बहुत जरूरी। बहुत सुंदर। जब शांति होगी तो आपका डेडिकेशन होगा एक ही जगह पर। अब जैसे आपने जैसे कहा कि मैंने इतनी सारी चीजें कैसे कर ली, कोई वैसे इसके लिए एफर्ट नहीं लगाया, शांत हो गया। शांत हो गया, 100% डेडिकेशन हो गया, कोई भी काम कर रहा था वो परफेक्ट हो गया। लोगों ने कहा अरे वाह कमाल कर दिया। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ कमाल नहीं करा भाई, मैं तो काम करा था। तो ऐसे ही जो है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि शांत हो जाओ। दूसरा, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। चैलेंज को भी एक्सेप्ट वही कर पाएगा जो शांत रह पाएगा। जो शांत नहीं होता वो चैलेंज भी नहीं ले पाता। अशांत आदमी नहीं जीतता कभी। ठीक बात। अब जैसे बच्चों से जब बात हो रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि उनका मेन मकसद तो यही था, ये पता करना कि कैसे सक्सेसफुल कैसे होता है। सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, 100% डेडिकेशन। अगर आप कोई डिजायर्ड गोल है, आप ये चाहते हो कि मैं इस गोल में परफेक्टली, मतलब जो है मुझे यही रिजल्ट आए जो मैं चाहता हूँ, तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो तो आपका स्टांस क्या रहना चाहिए। अब जैसे कुंग-फू, कराटे, इन सब में स्टांस की जो बड़ी महत्वता है, बिल्कुल, तो ऐसे ही फोटोग्राफी में भी है। अगर आपको स्टांस नहीं समझ में आता है, बाय डिफॉल्ट भी बनता है, करते 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 बन जाएगा, आपको पता नहीं होगा आप कर क्या रहे हो। लेकिन अगर आप जानते हो, अवेयरनेस ज़्यादा है आपकी, आप शांत रहते हो, आपने समझा चीज़ों को, तो फिर आप स्ट्रेटेजिकली आप समझ सकते हो, आप बना सकते हो उस चीज़ को, और फिर आप अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट ले सकते हो उससे। अब जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का बताया मैंने कि कैसे स्टांस बनाना है। जब आप टेबल टॉप कर रहे हो तो कैसा स्टांस रहेगा आपका। तो सबसे पहले तो कैमरा लेके
कि हर किसी को स्टांस बनाने चाहिए तरह तरह के। उसको इमेजिन करना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स की कर रहा हूँ, उसको समझना पड़ेगा कि मैं अब टेबल टॉप कर रहा हूँ, अब फैशन कर रहा हूँ। तो आपको अलग अलग स्टांस बनाने पड़ेंगे। तो जब आप स्टांस बनाते हो तो इसका कम्युनिकेशन भी डेवलप होता है। मैंने पॉलिटिशियंस के बहुत सारे फोटोग्राफ बनाए, उसमें गडकरी हैं, मोदी जी हैं, स्मृति हैं, बहुत सारे। तो ये लोग हमेशा जहां मैं होता था वहीं देखते थे, और मैंने इनको आदत डाल दी कि जहां कैमरा हो बस वहीं देखो। आप ये सोचो, स्मृति जी के मेरे पास मोर देन 50,000 फोटोग्राफ्स होंगे। स्मृति जी के? हाँ, 50,000? मोर देन 50,000। मतलब कोई ऐसा पहलू छोड़ा नहीं उनका, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं छोड़ा जो मेरे पास ना हो। ओके, ठीक है। अब उसमें क्या होता था कि वो हमेशा मेरे को कहती थी कि जहां मैं होता था बस वहीं देखती थी वो। क्या बात है, वाह। आपने मोदी जी को भी देखा होगा, वो आज तक उनको आदत पड़ी हुई है कनेक्ट। यस। गडकरी जी के साथ भी यही है। वो मेरे पास बहुत सारे फोटो आंख से आंख मिला के देख रहे हैं, वो मेरे को मतलब देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो फोटो चाह रहे हैं अपनी। तो मैं क्लिक करता था। तो मैंने ये समझा कि जैसे ये लोग हैं, जिंदा लोग हैं ना, ये तो ये देखते हैं तो हम फोटो खींचते हैं इनकी। तो इसका मतलब जो हर चीज जो देखती है हमें, तो अगर कोई चीज हमें देख रही है तो हमें उससे कनेक्शन बिल्टअप करना है। चाहे हम टेबल टॉपिक क्यों ना खींच रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं और वो हमें देख रही है तो हम अच्छी परफेक्ट फोटोग्राफ बना सकते हैं उसकी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो सबसे जरूरी क्या है कि उससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप शांत नहीं हो। शांत चित्त हो जाओ पहले तो, शांत चित्त हो जाओ, उसको देखो, समझो, फिर उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर सकते हो। जैसे हम पोर्ट्रेट बना रहे किसी का, तो हम कहते हैं थोड़े से ऐसे हो जाओ, थोड़ा गर्दन ऐसे करो, ऐसे करो। तो हम क्या करें, कम्युनिकेशन बना रहे होते हैं उससे। देख तो रही है वो चीज हमें, वो देखेगा आपकी तरफ, कम्युनिकेट करेगा, तो फिर आप उसको परफेक्ट अलाइनमेंट करके एक परफेक्ट फोटोग्राफ बनाते हो। ठीक। ये स्ट्रेटेजी भी है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस हाव भाव का क्या मनोवैज्ञानिक असर होता है किसी पे, तो आपके फोटोग्राफ में सेलिबिलिटी भी नहीं आएगी। राइट। उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं बनती। कमर्शियल वैल्यू तभी बनेगी जब दूसरा आदमी ये चाहेगा ये मेरे पास होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग में आप देखते हो बहुत सारे लोग फोटोग्राफ लेते हैं बैंक से, स्लाइड बैंक होते हैं, स्टॉक इमेजेस से लेते हैं। तो वो करते क्या है, वो अपने पर्सपेक्टिव से मैच कर रहे होते हैं, उन सबको खंगालते हैं। तो जब वो मैच कर जाता तो वो निकाल लेते हैं। स्टॉक इमेजेस में आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर हो जो सिर्फ स्टॉक खींच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, कहीं किसी के पास नहीं जा रहे हो बेचने, आप कंट्रीब्यूटर बन जाओ किसी के, चाहे आप जो है गैटी के कंट्रीब्यूटर बनो, चाहे आप जो है ड्रीम्स टाइम बनो, चाहे कुछ, कई सारे प्लेटफॉर्म है, कंट्रीब्यूटर बन जाओ। और वहां पर जो है आप अपने अलग अलग जितने पर्सपेक्टिव आपको दिखाई देते हैं किसी भी चीज के, हर चीज के डायमेंशन खींचने शुरू कर दो, पर्सपेक्टिव खींचने शुरू कर दो, आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर हो जाते हो, कमर्शियली वायबल। मतलब ये सोचो कि आप मरे से मरा शुरू करो, साल भर में आप जो है मतलब 30-50 हजार से लाख 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो महीने का। कोई बड़ी बात नहीं है। लोग धक्के खाते हैं दुनिया भर में, कहीं किसी की नौकरी कर ले, कुछ कर ले, कोई जरूरत नहीं है। वो आपने बताया था रॉयल्टी के बारे में, यही एक रॉयल्टी है जो आप बुक्स के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू बना सकते हो, और वो कंटिन्यूटी में आपको लाइफ लॉन्ग पे करता रहता है। देखो, आपको रॉयल्टी मिलती किस चीज़ की है, ये समझना पड़ेगा आपको। अब जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि आपको कभी ऐसा समय भी आया होगा काम ही नहीं रहा, काम ही नहीं मिला। मेरे पास तो ऐसा कोई समय आया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त मैं बिल्कुल खाली हूँ और इस वक्त मेरे पास समय है। तो मैंने अपने जितने भी पर्सपेक्टिव होते थे उसको क्लिक किया, उसको मैं जगह जगह ट्रैवल किया। इसीलिए मैं मोर देन 200 टाइम्स मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। मेरे पास अभी जो कार है, 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, एक 2 लाख के किलोमीटर के आसपास चल चुकी, एक 50,000 के आसपास चली होगी। अभी जो सबसे नई वाली है वो मेरी 18वीं कार है। ओके। सारी गाड़ियां मैंने 3-3 लाख किलोमीटर चला के खत्म कर दी। पूरा हिंदुस्तान घूम डाला, पूरा हिंदुस्तान चप्पा चप्पा घूम दिया। और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि कहीं से पैसा आएगा। तब जब मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, बुलेट, तो मेरी जेब में जो है ना, मेरे एक
थैला होता था, उसमें मैं लंगोट और जांगिया रखता था अपना। पेट्रोल की टंकी फुल है, ठीक है, उस वक्त 16 रुपये 8 रुपये लीटर पेट्रोल आता था, फुल टंकी भरवाई और अपने निकल गए। 30-35 की माइलेज देती थी वो। जो बुलेट थी मेरे पास, वो भी जवाहरलाल नेहरू की पायलट थी वो। अच्छा। तो मेरे फादर ने वो ले ली जो है ऑक्शन में, और फिर वो वही रही मेरे पास। तो हम सब लोग जानते थे दिल्ली में, तो मतलब नंबर को, तो क्योंकि फादर नंबर भी वही रहा, सेम रहा नंबर जो पहला जो लिया, तो क्योंकि फादर पुलिस में थे, तो सभी लोग जानते थे कि कौन किसकी बाइक, किसकी मोटरसाइकिल है, क्या है। तो कभी कोई मतलब जो है, तो मैं इसलिए लंगोट जांगिया रखता था कि जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो कहीं कुश्ती लड़ लूंगा, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तेल भरवा लूंगा, फिर निकल लूंगा आगे। तो एक कैमरा और एक लंगोट जांगिया, ये दो चीज़ मेरे पास हमेशा रहे। तो मेरा सबसे पहला योगदान जो है फोटोग्राफी में, वो मेरी पहलवानी ने दिया। उसने मेरे को कमर्शियली जो है, मतलब जो है, पैसे की चिंता नहीं हो, कभी नहीं करी मैंने पैसे की चिंता। तो ये तकरीबन किस एज की बात है? ये है करीब 92 के आसपास की। ओके। तो कॉलेज के दौरान? कॉलेज हाँ, कॉलेज तो मैं लगभग तब तो फाइनल ईयर में था, पर मैं हाँ ये फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिए थे काम। तो बुलेट जब मेरा लाइसेंस बना, उसके बाद तो मैं बुलेट लेके मतलब कहाँ कहाँ नहीं घूमा। फिर सारे फिरंगी दोस्त हुआ करते थे, जैसे आजकल तो हिप्पी कल्चर है नहीं वैसा, पहले होते थे लोग। तो कनेडियन आ रहा है कोई, तो गोवा में उसने भी बाइक ले ली किराए पर, और वो भी आ गया, अपन लद्दाख निकल गए। अरे वाह। तो अब पैसे तो कहाँ से होंगे भाई, लेकिन मेरे को पैसे की कमी थी नहीं कभी, फादर के पास बहुत पैसा था। दूसरा जो है, अपन के पास स्किल ऐसा था कुश्ती का, तो हर जगह कुश्ती होती थी, मतलब तो अपन भी कहीं हर हफ्ते कहीं ना कहीं दंगल हो रहा होता था, तो आपको चाहिए कितना पैसा। दूसरा, बड़े कलाकार पहलवान थे हम, तो कोई भी कुश्ती लड़ी तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार तो इकट्ठे हो जाते थे, और जब बड़े पहलवान हो गए तो 1-1.25 लाख भी इकट्ठे होते थे, 2 लाख इकट्ठे हो गए एक ही कुश्ती से। अरे वाह। तो कभी चिंता नहीं हुई। जब मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ तो फिर मैंने कार ले ली। तो फिर कार में घूम रहे। तो सबसे पहले मैंने कार ली, पद्मनी करके आती थी पहले, पद्मिनी आती थी? हाँ, फिएट हाँ। की, तो वो ली। तो उसमें बहुत घूमा मैं, तो तेल की कोई चिंता नहीं थी। फिर जब पहले नेगेटिव शूट करने शुरू किए, तो नेगेटिव शूट करता था, तो जो मैंने खींचा वो आता नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने ब्लैक एंड वाइट शुरू किया खींचना। ब्लैक एंड वाइट क्योंकि खुद अपने हाथ से प्रोसेस करते थे, तो बड़ा मजा भी आता था उसमें, तो बना लेते थे उसमें फोटोग्राफ। तो स्टैट फोटो आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जो है मित्र थे, तो उन्हीं की लैब में बना लेते थे, तो वहाँ सीखा भी, उन्हीं से सीखा। फिर ऐसे करते 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 जो है, फिर ये हुआ कि ऐसी भी फिर पता लगा स्लाइड भी होती है, तो स्लाइड खींचनी शुरू की। स्लाइड में क्या, जो खींचा वो निकला। तो फिर एक प्रोजेक्टर ले लिया, फिर लोगों को कहानियाँ सुनाने लगे प्रोजेक्टर के थ्रू कि ये ऐसी जगह वैसी, तो कहानियाँ सुनाने की भी आदत पड़ी फिर। तो फिर समझ में आया कि ये धीरे धीरे जर्नी है। एक फोटोग्राफर की जर्नी सिनेमाटोग्राफर तक जाती है, और फिर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बनता है। तो आपको बनोगे तब जब आपको 100% डेडिकेशन होगा, आप अपनी हर फोटोग्राफ के साथ जुड़ोगे। अगर आप अपनी पहली फोटोग्राफ के साथ नहीं जुड़े तो आप वहां नहीं पहुंच सकते, डिस्कनेक्ट करोगे, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपके, जैसे बात हो रही थी ना कि क्वालिटी क्या है, बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो लोग अलग अलग तरह की फिलॉसफी देते हैं उसमें। मेरी बड़ी सिंपल, मैं हर फिलॉसफी को सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसको समझा, मैंने कहा मैक्सिमम डेटा होना चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन हो, तो वो बेस्ट क्वालिटी है। तो उसके लिए मैंने पढ़ा बहुत, तो मैंने देखा, अरे ये बड़ा अच्छा लिखा है इसने, कि उसके बाल ऐसे थे, घने काले रेशमी बाल, घटाओं जैसे। फिर मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो तरह तरह की चीज, बूंद ऐसे उसके जो बालों पे ऐसे बूंद आ रही हैं जैसे ओस की बूंद पड़ी हो, तो कनेक्शन हो रहा है एक से दूसरी चीज में, तो डिटेल बन रही है उसके अंदर। तो ऐसी ही डिटेल जब आप एक कहानी में डिटेल बनाते हो एक, तो आप फोटोग्राफ में भी बना सकते हो। तो मैंने जितनी फोटोग्राफ खींची उसमें मैक्सिमम डिटेल कैप्चर करने की कोशिश की।
और तब समझ में आया कि ओह बेस्ट फोटोग्राफ वही है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, यस, डिटेल मैक्सिमम हो, और लाइट स्मूथ हार्ड आप अपने तरीके से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो आपका आइडिया है बिहाइंड। राइट। तो ऐसे करके समझ आती है और धीरे 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 बनती है। फिर दूसरा, जब फोटो बिकने लगी तो उनसे भी पैसा आने लगा। तो पहले तो कुश्ती कर रही थी काम, फिर कुश्ती छोड़ दी तो फिर जो उसके बाद फोटो देने लगी अपने आप। तो आप सोचो कि मतलब दे भी वही रहा है। तो एक वो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। तो ऐसी फोटोग्राफी ने जो है फिर तो एक आपने जो हमें बताया था वो ये था कि आपने थ्रू आउट इंडिया जब घूमा तो इनक्रेडिबल इंडिया के साथ में भी आपका एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहा। तो वो क्या, मतलब जो हम लोग टूरिज्म की फिल्म्स देखते हैं वो सब? देखो उसमें क्या था कि मेन आइडिया ये था शुरू में कि लोग आए हिंदुस्तान घूमने। अच्छा, हाँ, ये था कैंपेन। अब घूमने कैसे आए, अब हिंदुस्तान में रहने वालों को ही नहीं पता। वही जब तक आप फैसिनेट नहीं होगे किसी जगह से तो आप क्यों जाओगे वहाँ ट्रैवल करने। तो हुआ ये कि भाई कैसे करें, तो किसी ने सजेस्ट किया हमारा नाम कि ये बहुत घूमता है। तो फिर ये बाद में डेवलप हुआ। तो मैंने कहा भाई कितना डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, क्योंकि मैं तो अपने आप को डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर ही समझता हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ही समझता हूँ। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि भाई ये क्या होता है, कैसे होगा। मैंने कहा तो आप पैसा दो तो हमारा दिहाड़ी दो और हम जो है बनाएंगे। तो शुरू किया उसको डॉक्यूमेंटेशन से। तो डॉक्यूमेंट किया तो लगभग मैंने मोर देन 1500 लोकेशन ऑल ओवर इंडिया शूट की 10 साल में। और बहुत बड़ा फोटो बैंक बना, बहुत बड़ा वीडियो बैंक बना। तो फोटो और वीडियो दोनों किए उसमें। ठीक। और उसमें मैंने ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए, ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की। आप फोटोग्राफ में देखो और रियल में जाके देखो तो आपको फर्क दिखेगा। तो लोग मेरे से पूछते थे हाँ ये जगह है ऐसी वहाँ पे, तो मैं जाके देखो। हमारा मेन मकसद ही ये था उसमें कि लोग जाएं, देखें, इंटरेक्शन करें उन जगहों से। फिर उसमें कुछ विदेशी पैसा भी आया यूएनडीपी के थ्रू। होम स्टे वगैरह आपने सुना होगा, हाँ, बनते हैं। तो 50% वो दे रहे थे, 50% इंडियन गवर्नमेंट। तो स्टेट को जा रहा था, स्टेट डेवलप कर रहा था, हम लोग जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करते थे। उसी दौरान कहीं चंदेली साड़ियाँ बन रही, कहीं कुछ हो रहा है, सब चीज़ें जो है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री करते 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 उसी में से एडवर्टाइजिंग निकाली, उसी में से फोटोग्राफ निकली बहुत। तो जो बड़े बड़े फोटोग्राफ देखते हो आप, वो सारे के सारे उसी डॉक्यूमेंट से निकले। और उसके ऊपर फिल्म्स भी थी, फिल्म भी बने, मध्य प्रदेश टूरिज्म। हाँ। और ये तो सब उसमें क्या था कि अलग अलग स्टेट जो है अपनी अलग अलग भी चाहते थे। तो उसमें बड़े खिलाड़ी थे। देखो हम तो ऐसे थे कि हम तो कलाकार थे, हम तो जो है हमारा तो टर्नओवर नहीं था 50-60 करोड़ का। दूसरा, मैं कभी इसमें बिलीव भी नहीं करता ठीक कि जिसको ठेका मिलता है वो इंजीनियर नहीं होता, वो मिस्त्री भी नहीं होता, बिजनेसमैन होता है वो, तो बिजनेसमैन होता है। तो आप ये सोचो कि हम नहीं थे तो कलाकारों को हायर करते हैं, तो हम लोग उनके लिए काम करते थे, उनसे दिहाड़ी लेते थे अपनी। तो ऐसे ही अलग अलग मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए और भी बहुत सारे, केरला के लिए, सबके लिए काम किया। ठीक। अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए उनको, अलग अलग वैल्यू दी, और कई सारे बड़े माइलस्टोन रहे इसमें। ऐड जो है फोटोग्राफ बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए। आपने बहुत सारे फोटोग्राफ देखे होंगे ताजमहल के, उसमें आगे लगता है तालाब बना हुआ है, ऊंट जा रहे हैं पीछे। हाँ, लेकिन वो बहुत ही कलरफुल तस्वीरें हाँ, थी वो तो। लेकिन वो बनाए सोचो सिंगल फोटोग्राफ है वो। सिंगल है तो मेरा तो पूरी कंप्लीट पेंटिंग जैसा तस्वीर एकदम तो बना सकते हो। हाँ। मैंने आपको बताया, देखो पर्सपेक्टिव होता है, आपका आइडिया होता है। फोटोग्राफ जो है कैमरे से बनती नहीं, फोटोग्राफ बनती है आपके माइंड में। ठीक। जब मेरे को लोग कहते हैं कि भाई आप कभी कैमरा उठाते नहीं हो हाथ में, इतनी अच्छी फोटोग्राफ कैसे बना लेते हो, तो मैं हर वक्त फोटोग्राफ बना रहा होता हूँ। अभी आपसे मिल रहा हूँ तो इसकी भी फोटोग्राफी बना रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ को जो मैं फिजिकल बना देता हूँ,
मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर अगर आपको देखूंगा तो थोड़ी देर में मैं आप जैसा ही हो जाऊंगा। मेरे सारे हाव भाव सब कुछ देखना, लुक वगैरह सब मैं आपके जैसी बना दूंगा। क्या बात है। तो उसमें क्या है, अपने कोई चित्र बना दूंगा आपका। तो ऐसे ही जब आप समझते हो चीज़ों को, तो मैं कहता हूँ कि बनाओ, शांत रहो, फोटोग्राफ चीज़ को समझो, पर्सपेक्टिव को समझो और देखो क्या क्या एलिमेंट ऐड करने हैं उसमें। ठीक। जब उसको एलिमेंट ऐड करोगे उसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग दिशाओं के, फिर आपको ये समझ में आएगा कि लाइट कहाँ से आनी चाहिए, कलर क्या इस्तेमाल होना चाहिए उसमें। तो जब आप इन सब चीज़ों को समझ लेते हो, फिर आप एक फोटोग्राफ बनाते हो। तब आप कैमरा उठाते हो, तब आप वहाँ पे लोगों को बता देते हो, अच्छा लाइट यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी, यहाँ पे कटर लगाओ, यहाँ ये कलर डालो, इसमें यहाँ पानी आना चाहिए, यहाँ पानी चाहिए, पीछे ऊँट चाहिए भाई हमें, या पीछे हमें जो है इस कलर की साड़ी चाहिए, कलरफुल बोट्स हाँ चाहिए, कलरफुल बोर्ड चाहिए। तो मतलब जब वो बना सेट, तो फिर आप क्लिक करते हो। तो मैं कहता हूँ कि भाई जब मुझे कोई पैसा देगा, जब उसकी डिमांड होगी ऐसी फोटोग्राफ की, तो मेरे लिए एक फोटोग्राफ एक कहानी है पूरी, और हर फोटोग्राफ एक कहानी होती है। जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम डिटेल विद स्मूथ ट्रांजिशन जो है, तो वो क्वालिटी है। तो वहां आपको लगेगा अरे ये क्या कमाल है, ऐसा तो हमने नहीं देखा। यस। तो फोटोग्राफी तो एक सब्जेक्ट हो गया जिसके थ्रू आपने कैंपेन्स किए। भारत एक म्यूजियम है, म्यूजियम ही है भारत, और जिसको देखने के लिए हम लोग विदेशों में जाते हैं। तो हमारे भी मेंटर्स प्रोफेसर्स हमें ये बताते थे कि पहले आप अपना घर देखो, तो भारत को खोजो, फिर आप विदेशों में भी जाएं। और इसी तरह से आपने जो ये जो फिल्में बनाई हैं उसके थ्रू बहुत पॉपुलर भी हुई थी। और एक आपकी फिल्म जो हमें भी याद है वो ये है, वो मध्य प्रदेश की थी, मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए था, ऐड था। तो ऐसे ही वो तो बहुत सारे हैं, वो तो एक रही। तो एडवर्टाइजिंग में काफ़ी काम करा, टूरिज्म के लिए ही। वैसे भी किया, ट्रेनिंग फिल्में बहुत बनाई हैं, बहुत लोगों के लिए। तो मतलब मेरा देखो, हर चीज़ वैल्यूएबल है, कोई बढ़िया नहीं है, कोई घटिया नहीं है। ठीक। किसी को कम वैल्यू दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते। मेरे लिए जूतों की तस्वीर भी वही है जो ताजमहल की है। ग्रेट पेंटर जो अपने रहे हैं वैन गॉग, उन्होंने पेयर ऑफ शू बनाया, तो वो भी अल्टीमेट। तो उसमें क्या है कि मतलब आपको अपनी हर आपको सबसे पहले तो अपने को वैल्यू देनी जो पड़ेगी। आपने बताया पर्सपेक्टिव, हाँ पर्सपेक्टिव है। तो बिकता क्या है, बिकता तो पर्सपेक्टिव ही है। डिफरेंट। अब आप कमर्शियली करना चाह रहे हो उसको, देखो हर चीज की कमर्शियल वैल्यू तो है ही अपने आप में, ठीक है, उससे अलग नहीं कर सकते हो कभी भी। आपका चेहरा भी एक कमर्शियल वैल्यू रखता है, आपकी ड्रेसअप भी एक कमर्शियल वैल्यू रखती है, हर चीज कमर्शियल वैल्यू रखती है। अब ये टेबल है, इसकी भी एक कमर्शियल वैल्यू है, बड़ी रफ लग रही है लेकिन इसका एक कमर्शियल वैल्यू है। आपको हाँ कैरेक्टर है उसका, अपना किरदार है। तो आपको जब आप देखते हो, समझते हो चीजों, तो किरदार समझ में आते हैं। हर पर्सपेक्टिव से एक अलग किरदार समझ में आएगा। हर आदमी की लाइफ में अलग अलग डायमेंशन मिलेंगी आपको। तो जब आप, लेकिन आपको नजरिया जब फोटोग्राफर का रखोगे तो एक डॉक्यूमेंटेटर का नजरिया रखो। डॉक्यूमेंटेटर क्या होता है, इंटरप्ट नहीं करता है, वो रजिस्टर करता है चीजों को। तो जब आप रजिस्टर करना शुरू कर दोगे चीजों को, इंटरप्ट नहीं करोगे, अपना थॉट नहीं अड़ाना उसके अंदर, उसमें उसको रजिस्टर करना, कैसा दिख रहा है, कैसा है, तब आप जो है एक मतलब जो है ना ट्रू उससे कनेक्शन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंटेटर होना पड़ेगा, और अच्छा डॉक्यूमेंटेटर होने के लिए आपको डिटेल समझ में आनी चाहिए। जितनी मैक्सिमम डिटेल आप रजिस्टर कर सकते हो, पहले लिखना पढ़ना सीखो, फिर उसके बाद लिखना सीखो। अगर कोई मुझे लिख के दे 4 लाइनें, तो मैं हूबहू तस्वीर बना सकता हूँ उसकी। ठीक है, ये एक्सपर्टाइज है मेरा। जी, जी, जी। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो डिटेल आपने दी है मैं उसी डिटेल को उस फोटोग्राफ में डाल दूंगा। वो तस्वीर, जैसे कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है, उसका मतलब ही है, यही है। तो इसके अलावा फोटोग्राफी और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्ट है? मतलब आप अपने उसमें भी एक, हमने टीवी पे भी आपको देखा है, या फिर वैसे भी आपसे जो जानकारी बाकी इधर उधर से आई, वो ये कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। ये एस्ट्रोलॉजी और फोटोग्राफी का कनेक्ट? देखो अलग नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं।
वो भी लाइट पे काम करता है, वो भी लाइट पे काम करता है। वो भी एक जो शेप को डिस्क्राइब कर रहा है। आप एक फोटो लाते हो कैनवस पे, वो भी एक शेप है। एस्ट्रोलॉजी जाते हो कुंडली, वो भी एक शेप है। एक जमीन की है, एक आसमान की है। ठीक है, तो आप जो है दोनों टाइम का हिस्सा है। आप कहते हैं ना मोमेंट कैप्चर, आप जैसे बड़े फोटोग्राफर्स को सुनोगे तो वो कहते हैं कि हमने मोमेंट कैप्चर मोमेंट ऑफ ट्रुथ। हाँ, मोमेंट कैप्चर की एक ना। तो एस्ट्रोलॉजी भी यही है, एक मोमेंट का डिस्क्राइब करते हो। इसमें भी आप एक मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है उसमें। अगर आपको लाइट की समझ आ गई, आपको डिटेल की समझ आ गई, इसमें भी डिटेल कर रहे हो, इसमें भी डिटेल है। और जो एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस हैं वो फिर देखो, प्रिडिक्शन जो है वो डिटेलिंग है। ओके, वो डिस्क्रिप्शन है। हाँ, मतलब उसको जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में डिटेल देते हो, जो प्रिडिक्शन करते हो, ऐसे ही आप फोटोग्राफ में करते हो। ये फोटोग्राफ कैसे अच्छी लगेगी, तो आप उसमें कलर ऐड कर दोगे, लाल कलर तो समझो मार्स हो गया, येलो कलर जुपिटर डाल दोगे उसमें। आप देखते हो एडवर्टाइजिंग में, आपने जैसे आप एडवर्टाइजिंग से रहे भी हो, तो ज्यादातर जितनी इंफॉर्मेटिव चीजें होती है सब येलो, तो जुपिटर है। ठीक है, जितना मतलब एग्रेसिव दिखाओगे, मतलब जॉय दिखाओ, वो सारा लाल, वो मार्स है। ठीक है, उधर भी यही कहानी है। शनि काला, ठीक है, चित्र विचित्र राहु है। ठीक है, तो हर चीज जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। सफेद जो है आपका चंद्रमा हो गया। आपका जो है खूबसूरती, जितनी आप खूबसूरती से दिखाना चाहते हो सब चंद्रमा से आ रही है। तेज दिखाओगे, सूर्य दिखाओगे उसमें। क्या बात है। अब आप ये सोचो कि जो विबग्योर है, जो 7 का रंग है, व्हाइट का मतलब क्या? व्हाइट का मतलब है 7 रंग, विबग्योर। जब सारे के सारे कलर एक साथ मिलेंगे तो सफेद बन जाएगा। तो जब आप उसको अलग अलग करना चाहोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सारे विबग्योर है, 7 प्लेनेट जो है ना, ये लाइट को ही अलग अलग रंग दिखा रहे हैं उसके। तो आप जब इनको समझ लोगे अलग अलग इनका क्या असर पड़ता है साइकोलॉजिकली, क्या है, कैसे ये व्यवहार करते हैं, तो फिर आपको फोटोग्राफी भी वही लगेगी। आपको चाहिए अरे इंफॉर्मेटिव चीज है, और येलो कलर इस्तेमाल करो इसके अंदर। ठीक है, आप कहोगे कि यार मुझे थोड़ा एग्रेशन चाहिए, उसमें रेड डालो थोड़ा सा। ठीक है, एट्रीब्यूशन भी यही है। तो आप जब इसको गहराई से समझोगे ना, तब आपको समझ आएगा एस्ट्रोलॉजी और फोटोग्राफी दोनों एक ही है। मैंने तो डिज़ाइन में भी, एक हमारे गुरुजी थे, उन गुरुजी का ब्रांडिंग करना था, तो मैंने देखा उन्होंने रूबी पहन रखी है, तो मैंने उनके कलर स्कीम में रूबी पकड़ ली और वो चल गई। चलना तो चलिए, इसके पीछे कुछ कारण भी रहे होंगे, तस्वीर अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा रहा होगा, लेकिन कई बार ये जो कैलिब्रेशन है, कलर का कैलिब्रेशन है, वो मेरे को सूट करता है, किसी और को सूट नहीं करता है। वो जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ठीक बैठते हैं। हो सकता है मैंने नीलम पहन रखा है, किसी ने पुखराज पहन रखा होता है। सो ये कलर का ही खेल है, और यही कलर का खेल फोटोग्राफी में भी है। ये बड़ी कमाल की बात बताइए आपने। तो मेरा जो मतलब जो ज्योतिष समझने का था, तो मैं ऐसे ही ज्योतिष समझा, ऐसे ही फोटोग्राफी को समझता हूँ। हर चीज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं है, मैं भी 5 तत्व हूँ, आप भी 5 तत्व हो। ठीक है, मतलब आप सोचो 5 एलिमेंट होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ठीक है ना, तो 5 एलिमेंट हैं। अब लोगों को समझ नहीं आता, लोग पूजा पाठ और ये सब एस्ट्रोलॉजी को धर्म से जोड़ देते हैं। कोई मतलब ही नहीं उसका। नहीं, तो साइंस है। अब साइंस भी क्या है, मतलब अब बड़ा कमाल है। अब जैसे मतलब आप पूजा करते हो, पूजन करते हो, तो आप पूजन क्या करते हो? जो मैं कह रहा था कि अगर आपने अपने को कन्विंस कर लिया, तो आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो। अगर आपने अपने को कन्विंस नहीं किया, तो आप दूसरे को कन्विंस नहीं कर। अगर आप खुद में मजबूत नहीं हो, तो आपको कोई मजबूत प्राणी मिलेगा भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं रोज सुबह, तो हम करते क्या है, हमारे गले से लेके नीचे तक 5 एलिमेंट हैं। आकाश तत्व, नीचे मूलाधार पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है। जब हम पूजन करते हैं तो पंचोपचार सुना होगा आपने। तो हम क्या कहते हैं, पहले लगाएंगे तिलक, गंधम समर्पयामी या परिकल्पयामी। ठीक है, तो आपने जो पृथ्वी तत्व, ठीक है, फिर आप कहोगे पुष्पम, परिकल्पयामी या समर्पयामी, तो उसमें आकाश तत्व। फिर उसके बाद कहोगे कि धूपम, मतलब धुआं दे रहे हो, तो वायु तत्व।
फिर कहोगे दीपम, फिर आप अग्नि तत्व, फिर नैवेद्यम, फिर आप जल तत्व। क्या बात है। तो उनका उपचार करके हम लोग जो है सुबह सुबह निकलते हैं घर से किसी भी काम को करने के लिए। तो जब हमने अपने परफेक्ट उसको अलाइन कर लिया पांचों चक्रों को, तो फिर हम जब जाएंगे तो हम सबसे बड़े कमाल के तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं। Amazing. तो इन पांचों तत्वों को जो है कंट्रोल करके रखना, ये मतलब यही एनर्जीज भी यही एनर्जी है, यही एनर्जी चक्र है, ठीक है। अगर इनको समझ लोगे तो फिर आसान हो जाती है। ये एनर्जीज का जो बैलेंस है ये अगर ठीक हो जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग हिमाचल तीर्थन वैली जाके आए और बाई चांस ही कह लेते हैं, एक गुरु जी का मैंने वो एनर्जीज पे ही वीडियो देखा, उसमें वो 5 तत्व प्लस 4 तत्व पे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि आप अपने एनर्जी को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो वो फिट हैं। हमारी जो अंदर की बीमारियां हैं या सोच में भी कोई प्लस माइनस है, वो भी करेक्ट करना जरूरी है, इसीलिए आप हवा पानी चेंज करने जाते हैं। देखो उसमें मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है जी जी। कोई बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। वो तो हुआ क्या कि हमने आधा आधा पढ़ लिया। कहानी सुनी होगी आपने, कौवे को मोर का पंख मिल जाता है और वो जो है उस पंख को लगाता है और मोरों के बीच चला जाता है। वो कहता है मैं मोर हूँ, तो मोर उसको मार के भगाते हैं कि बेवकूफ तुम कौवे हो, मोर नहीं हो, ठीक है। तो वो सोचता है अच्छा, तो फिर वो कौवों के पास जाता है, क्योंकि उसने मोर का पंख लगाया हुआ है तो कौवे उसको मार के भगा देते हैं। तो तुम तो कौवे हो। तो फिर वो जब थोड़ा समझदार होता है तो फिर वो मोर का पंख निकाल के फेंकता है, इसकी ऐसी की तैसी, और फिर वो जो है फिर अपने वापस अपने लोगों में मिलता है। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हमने अंग्रेजी पढ़ ली, अपना संस्कृत संस्कार पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं उसको, तो हम जो है मोर बन गए। हमने सोचा हम मोर बन गए, तो फिर जब वहाँ वो मोर भगा देते हैं वहां से हमें, तो फिर हम कौवों के पास आते हैं वापस, फिर हम कौवों को समझने लगते हैं, तो हमारा आधा जीवन तो यूं ही निकल जाता है। तो फिर कुछ प्रोडक्टिव निकलता नहीं उसमें से। तो सबसे पहले तो आप अपने को ये समझो कि आप जो भी हो वो परफेक्ट हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही। तो चाहे परफेक्ट कौवे हो, चाहे परफेक्ट मोर हो, चाहे आप ग्रीन मैंगो मोर हो, ठीक है ना, तो परफेक्ट हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये समझना पड़ेगा कि कौन सा तत्व हावी हो रहा है आपके ऊपर। आप ये सारी आइडियोलॉजी, सारी मतलब जो है जितनी स्पिरिचुअलिटी है वो पहाड़ों पे क्यों है? वायु तत्व की अधिकता रहती है ना। ओके। वायु तत्व ज्यादा है। अब हिंदुस्तान में इतने ब्रेनी लोग क्यों होते हैं? सारे ब्रेनी लोग यही हैं, सारे आइडियाज यहीं आ रहे हैं, क्या भी फिलोसफी यहीं आ रही है। दुनिया भर में हर जगह रूल भी तो। अब आप ये सोचो कि आपके पास 9 फिलोसफी हैं, 6 वैदिक हैं, 3 नॉन वैदिक हैं, ठीक है। वो कैसे आ गई यहाँ? क्योंकि जो हमारा जो इलाका है 3 तरफ से समुद्र से घिरा है पानी से, तो इसमें वायु तत्व की अधिकता है। तो हम इस दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब जैसे जो लोग मतलब यहाँ पे दौड़ लगाते हैं ना, तो यहाँ पे घुटने खराब हो जाते हैं, तो हम दौड़ लगाने के लिए बने ही नहीं। हमारे यहाँ डेवलप हुआ योगा। क्या बात। हम यहाँ पे स्थिर करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। रोको, होल्ड करना सीखो। जब होल्ड करना सीखोगे तो 100% डेडिकेशन आना शुरू होगा। जब 100% डेडिकेशन आना शुरू होगा तो परफेक्शन आएगी। तब आपका आइडिया काम करेगा, तब आपका माइंड काम करेगा। बहुत सुंदर। पहाड़ पे जाओगे, नए कनेक्शन मिलेंगे। जितने सारे स्टीव जॉब्स जा रहे हैं जी पहाड़ पे, वहां से कोई नया पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं। फेसबुक वाला जा रहा है, वो भी लेके आ रहा है। हर कोई जा रहा है पहाड़ पे, लेकिन वो वहीं क्यों मिल रहा भाई? वो वहां इसलिए मिल रहा है क्योंकि वायु तत्व की अधिकता है। क्या बात है। तो सारे साधु सन्यासी वो पहाड़ में मिलेंगे आपको। वो वायु तत्व, माइंड ही काम करेगा ना। पृथ्वी तत्व के लिए नीचे आना पड़ेगा आपको। सारी भौतिक चीज जो सब नीचे है, यहाँ पे भारी भारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक। तो अगर मतलब आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए और चीजें चाहिए, ऑक्सीजन भी ज्यादा मात्रा में मिलेगी, चाहिए कंज्यूम भी करनी पड़ेगी उस वक्त, तो पृथ्वी तत्व पे आ जाता है, नीचे की तरफ तराई में आता है आदमी। तो तराई में आपको तगड़े तगड़े लोग मिलेंगे। तो सबका अपना, तो इसको समझना पड़ेगा। आप बात कुछ कहना चाह रहे हो, दूसरा समझ कुछ और रहा है। उसका कारण क्या? सीधा सीधा मतलब है आकाश तत्व बिगड़ा हुआ आपका। सबसे बेस्ट है, आपको लोगों ने बताया भाई आप जो है हस्त मुद्राओं को इस्तेमाल कर लो, तो आप इसको पकड़ के बैठ जाओ, ये आकाश तत्व है आपका, ये बैलेंस हो जाता है। अब लोग सोचते अंगूठियां पहन लेते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, इधर से पकड़ोगे सम हो जाएगा, इसको बीच नीचे से पकड़ोगे तो बढ़ेगा, बीच से दबा लोगे तो घटेगा।
अच्छा। तो जब अंगूठी पहनते तो यहीं आके टिकती है, तो उस तत्व को बढ़ा रहे होते पर्टिकुलर। तो मतलब जो लोगों को पता नहीं है लेकिन पढ़ा रहे हैं, उनको चला रहे हैं काम। इसीलिए तो जैसे हनुमान चालीसा गाते रहे लोग कि जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। अब जाके समझ में आ रहा है लोगों को, अरे वो तो मतलब सूरज की पृथ्वी से दूरी बताई है उन्होंने। क्योंकि तुलसीदास तो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस छोड़ के वो सारी की कहानियां लिख दी, कहानियों में डाल दिया उसको, क्योंकि आप उस वक्त अपनी फिलॉसफी की बात नहीं कर सकते थे। आज भी हम अपनी फिलॉसफी की बात नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी फिलॉसफी की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर। ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, ये फिलॉसफी है। पर्सपेक्टिव फिलॉसफी का हिस्सा है। हर पर्सपेक्टिव की एक फिलॉसफी है, इसीलिए आपके पास 9 फिलॉसफी हैं, मोटी मोटी, डिफरेंट डिफरेंट एकदम। द्वैत का सिद्धांत, अद्वैत का सिद्धांत, सब कुछ है। ऐसे ही अच्छे फोटोग्राफर भी मिलते हैं, उनकी भी अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, उनकी भी अपनी फिलॉसफी रहती है। राइट। तो अगर आपकी कोई फिलॉसफी है अच्छी, आप शांत हो, तो आप अच्छे फोटोग्राफर हो। अगर मतलब आप शांत नहीं हो, आपकी कोई फिलॉसफी नहीं है, तो आप रोटोग्राफर हो, रोटीग्राफी करते हो। हाँ, जो है मतलब रोटियां खींच रहे हो, के लिए कर रहे हैं, रोटी खींच रहे हो ना, फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। नहीं कर पा रहे। तो ये रोटीग्राफी टर्म आपका है, कैसे है? नहीं, देखो हमने कहना शुरू करा इसको। अच्छा। तो हम रोटोग्राफर कहते थे उसको। रोटोग्राफर, तो किसी ने रोटीग्राफर कह दिया, किसी ने। देखो, एक गेंद उछालनी होती है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, तो एक बार उछलती है, फिर सब लोग उसको गोल मारते हैं इधर से उधर। तो गेंद उछालो और निकल लो बाहर। तो हमारा काम, हम तो ऐसे ही करते हैं कि गेंद उछाली, बाहर निकल लिए। तो अपने सब लोग कर रहे हैं। तो अपना पूरा का पूरा लाइफ भी मैंने ऐसे ही सोचा कि गेंद उछालो, निकल लो बाहर। अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है ना उसमें, क्योंकि आपका काम अधिकार जमाने का नहीं है, खेल शुरू करवाने का है। तो फोटोग्राफर भी जो है वो गेंद उछाल के निकल लेता है बाहर। सही में। फिर उसके ऊपर फिर सारी खेल चलता है। कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है वो। इंफॉर्मेशन आपने डिलीवर किया, निकल लो बाहर। बस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा टीवी पे अक्सर हम आपको देखते हैं न्यूज़ कॉलम्स में। बाकी भी आपने काफ़ी काम राजनीति को लेकर के भी किया, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए, क्या चल रहा है ये सब? देखो, राजनीति क्या है असल में? राजनीति का मतलब होता है वर्चस्व, कि मेरा आपके ऊपर कितना वर्चस्व है। ठीक है, उससे डिनोट होती है कि राजनीति, पॉलिटिक्स, मतलब तरह तरह की तरकीबें लड़ा के आप अपने काबू में लाते हो दूसरे के दिमाग को। ठीक है। फोटोग्राफर भी बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, उससे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई होता नहीं। वो क्या करता है, वो दूसरे के दिमाग को काबू में लाता है अपने, लेकिन वही ला पाता है जो सही में फोटोग्राफर है। आपके पास एक पर्टिकुलर फिलॉसफी चाहिए। अब जैसे आप करंट से उसमें देखोगे तो एक फिलॉसफी है जो अभी राज कर रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे यूरोप में है, चाहे इंडिया में है। वो फिलॉसफी अभी बड़ी सॉलिडली राज कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले दूसरी फिलॉसफी थी। ठीक। तो पॉलिटिक्स जो है वो फिलॉसफी के, उसका टाइम पीरियड होता है, उसका भी एस्ट्रोलॉजिकल संबंध है। वो कभी फिर भटक जाता है विषय ना, क्योंकि उसका मैं बड़ा अच्छा उसमें है मेरे पास, उसके ऊपर भी रिसर्च है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। एपिसोड 2 पे करेंगे। हाँ, तो उसमें बाद में फिर कभी करेंगे। पर ये है कि अगर आपको लाइट की समझ है, आपको पर्सपेक्टिव की समझ है, तो आप अच्छे राजनीतिज्ञ भी हो। मोदी जी को आज की तारीख में अच्छी समझ है लोगों के दिमाग की, चाहता क्या है, तो वो वही डिलीवर करते हैं। एक अच्छे राजनेता में यही खूबी होती है कि वो वही डिलीवर करता है जो लोगों को चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीवर ही नहीं करता, उस पर चर्चा भी नहीं करता। वो जाएंगे तमिलनाडु तो कहेंगे मुझे चेन्नई बड़ा पसंद है, मैं यहीं रहना चाहता था। वो जाएंगे मतलब कहीं और, तो वहाँ कहेंगे अरे मैं तो यहीं रहा था बहुत समय बनाने के लिए। हाँ, नहीं, उन लोगों को यही चाहिए ना, यही चाहिए, तभी आपसे कनेक्शन होगा उनका। तो एक फोटोग्राफर का भी यही है। तो जब जाएगा वहीं के हो जाओ, रम जाओ उसमें। आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो क्रिएटिव को समझना चाहती हैं, फोटोग्राफी जैसे सब्जेक्ट को समझना चाहती है, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय जिया है इसको,
तो आप क्या उनको काइंड ऑफ सलाह देना चाहेंगे या कोई एडवाइस सजेशन देना चाहेंगे, कैसे समझें वो इस क्रिएटिव आर्ट को? कनेक्शन बनाओ, घूर के देखो। 1 मिनट से ज़्यादा अगर देख सकते हो तो कनेक्शन बन जाएगा। अगर 1 मिनट से कम देख पा रहे हो तो कनेक्शन नहीं बनेगा। बहुत सुंदर। तो कनेक्शन बनाओ, उससे इंटरेक्शन बढ़ाओ चीज़ों से। जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे वो चीज़ अपने बारे में बताएगी आपको, फिर आपके अकॉर्डिंग लोग समझ सकते हैं उसको, क्योंकि तभी आपको भी बताना आएगा। यस। तो कम्युनिकेट करना है और अंडरस्टैंड करना है उस सब्जेक्ट को। आज हमारे साथ फोटोग्राफी में भी, और अब तो आपने समझा होगा एस्ट्रोलॉजी में, राजनीति में, मोटिवेशन की तरह से, मोटिवेशन स्पीकर की तरह से, गुरु की तरह से, अश्विनी त्यागी जी ने हमें बताया कि कैसे एक प्रोफाइल, एक फोटोग्राफर भी एक लेवल से ऊपर उठ के एक कम्युनिकेटर, एक नैरेटर, डायरेक्टर, इन टोटलिटी एक बड़ा प्रोफाइल एस्टेब्लिश हो सकता है। यही सीखने की बातें हैं। एक बार फिर सर को हम इनवाइट करेंगे स्टूडियो में, और जो आज की बात रह गई है उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टॉक फोटोग्राफी में सर का आना, हमसे बातचीत करना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत। और आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल से कनेक्टेड रहने के लिए बहुत बहुत आभार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। नमस्कार।